तो एक बार वापस से इन बातों को रिवाइज करते हुए आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो बातें कौन सी हैं फटाफट नोट कर लो, वापस देख लेते हैं, जिनको नहीं पता है वो इसे फिर से समझेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, दोबारा इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरी थी अपने पास वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की लिखी गई है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हैं नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होने चाहिए, राइट। तो यानी एन की वैल्यू अगर एम से बड़ी है तो बच्चे ये वाली मैट्रिक्स ए आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। कहने का तात्पर्य, अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलूं, जैसे ए मैट्रिक्स इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, यू कैन सी कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा है। यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, जबकि रो की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिकली अगर हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें, ए आई जे, मैंने एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स यहां पे ए ले रखी है। अगर बच्चे नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाए तो मैट्रिक्स वर्टिकल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस कर रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे कुछ इनोवेटिव लॉजिक्स भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है या मैट्रिक्स एडिशन, किसी की अगर हम बात करें, जो भी एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है वो सारे बाइनरी होते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे आप किन्हीं भी दो नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हो। बाइनरी ऑपरेशन कैन बी मल्टीप्लिकेशन, कैन बी डिवीजन, नो, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा ऑपरेशन होता है, बाइनरी। ये बात नोट कर लेते हैं, आगे कभी इसे और फील करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो आप ज्यादातर यूज करते हो उसमें बेसिकली कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लाई। डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। अच्छा, ये बाइनरी वर्ड का मतलब क्या है, जब आप किन्हीं दो नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं आपको एक सिंगल टर्म मिलता है। पता नहीं, तो अगर आप दो नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं तो आपको एक सिंगल टर्म मिलता है, राइट। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, इस पे अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन मान लिया, मेरा बाइनरी ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको एक सिंगल टर्म मिल गया। डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं, इसकी चर्चा कभी करेंगे।
ठीक है, वैसे ये फंक्शंस का पार्ट है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बहुत छोटा सा, बाइनरी ऑपरेशंस। ये बोर्ड्स के सिलेबस में तो कभी इसमें इस बात की चर्चा हम करने वाले हैं, राइट, कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर पे जब आपने बाइनरी ऑपरेशन यूज किया आपको एक सिंगल टर्म मिल गया। तो इसी तरीके से जब आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। अब सवाल यह, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, गौर करना, कोई एक मैट्रिक्स ए है, पहले समझ लेते हैं ये एग्जिस्ट वगैरह कब करेगा। ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस पी, और जो बी मैट्रिक्स बच्चे तुम्हारे पास है वो बी आई जे है, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन। ध्यान रहे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब एक में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं दूसरे में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों, राइट। तो यानी वैसे केस में हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करेंगे। ऐसे में आप ए क्रॉस बी को डिफाइन करने वाले हो, और ए क्रॉस बी का जो भी ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा, राइट। यहां पे मैं लिख लेता हूं जो भी आए, यहां पे ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस एन, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, गौर करो, अगर मैं आपसे कहूं कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 4 है, और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 7 है, तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 7। अब ध्यान दो, जैसे आपके पास सपोज 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, इसको अच्छे से फील करते हैं। तो बच्चे जो ए मैट्रिक्स है उसकी मैं सारी एंट्री पहले लिख देता हूं। अभी मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेके चलता हूं, A1 A2 A3 A4, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं B1 B2 B3 B4। अब आप A क्रॉस B कंप्यूट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे बेहतर अप्रोच क्या है, इसको थोड़ा सा फील करते हैं। देखो, मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस का एक बहुत फेमस टॉपिक है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को समझने का बहुत बड़ा टूल है। हायर मैथमेटिक्स में ये वेक्टर स्पेस का ही पार्ट है, वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट है, राइट। मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को आप स्पेस में वेक्टर्स के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे कंसिडर करें, रो वाइज वेक्टर मान लें इसकी एंट्रीज को, यानी ये R1 है और ये दूसरा रो है R2, और यहां पे आप कॉलम वाइज वेक्टर्स मान लें, ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है, राइट। यानी आप R1 वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट R1 वेक्टर एज A1 I कैप प्लस A2 J कैप,
एंड R2 वेक्टर को तुम लिख सकते हो A3 i कैप प्लस A4 j कैप। C1 वेक्टर इसको आप लिखते हैं B1 i कैप प्लस B3 j कैप। और जो C2 वेक्टर है दैट इज B2 i कैप प्लस B4 j कैप। समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, बाकी हम याद कर सकते हैं इसे बहुत आसानी से। तो अब ध्यान दो, जब आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे यानी A क्रॉस B जब आप कंप्यूट करोगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे ये कोई यूनिक मेथड नहीं कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने की और भी टेक्निक्स होती हैं। अभी जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं ये बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब एनसीईआरटी में टेक्निक दे रखी है, ठीक है। बाकी अपने पास और भी टूल्स होंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन सजेस्टिव अप्रोच यही रहेगा, राइट। तो आप R1 का C1 के साथ डॉट ले लो। ऐसे पढ़ने का क्या फायदा होगा अभी बतलाता हूं थोड़ी देर में। R1 का C1 के साथ डॉट ले लो, उसके बाद R2 का C1 के साथ डॉट ले लो, उसके नीचे वाला आपको एलिमेंट मिल जाएगा। फिर R1 का C2 के साथ डॉट ले लो। पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से। फिर R2 का C2 के साथ डॉट ले लो। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बुक्स में कैसे समझाते हैं इसी को ऐसे समझाते हैं कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। A1 B1 प्लस A2 B3, A1 B1 प्लस A2 B3। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम यानी B1 A3 B3 A4, B1 A3 B3 A4। फिर आप पहला रो और यहां का दूसरा कॉलम तो B2 A1 प्लस A2 B4। आप साथ साथ लिखना, मौका मिलेगा नहीं। A1 B2 प्लस A2 B4 मींस रो और कॉलम बेसिस पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। A3 B2 प्लस A4 B4, A3 B2 प्लस A4 B4। बोलो भाई क्या डॉट लेने पे यही मिलता? और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2, राइट। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं। देखो आपके स्तर पे जो सवाल यहां पे बनते हैं, मतलब अगर आपके पास बेसिक ऑब्जर्वेशनल स्किल है तो आप बहुत जल्दी उन्हें फील कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। जैसे अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है
जो कि सिंपली एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। और अब आपको ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जो ए इंटू बी का ऑर्डर होने वाला है वो क्या होगा, 2 क्रॉस 1। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का रो दूसरे का कॉलम, डॉट लिया तो 1 + 4 कितना हुआ 5, फिर 3 4 और 1 2 डॉट लिया तो 3 + 8 कितना हुआ 11। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आपने ये रो लिया और ऐसे कॉलम लिया, कॉलम को ऐसे ले आओ और इसके साथ डॉट ले लो, तो 1 + 4 5 और यहां पे 3 + 8 11। राइट, इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई किया। कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां पे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पहले पुट करता हूं, पहले आपसे कुछ पूछूंगा। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और जो बी मैट्रिक्स है, चलो भाई इसको लिख लेते हैं -1 2 4 -2, ये बी मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनो, मैं आपसे ये मल्टीप्लाई पे तो चर्चा ज्यादा नहीं करने वाला हूं, मल्टीप्लाई तो आप कर ले जाएंगे, अब आपको प्रोसेस पता है। मैं आपसे कहूं आप ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो, क्या ये दोनों बराबर होंगे? भाई R1 C1 C1 R1 डॉट तो बराबर ही होता है, नहीं गलत है। और अच्छे सोचो, जब आप B क्रॉस A कर रहे हो तो आपस वेक्टर्स बदल रहे हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। आपने शुरू में जो रो वेक्टर लिखा था वो A1I + A2J था, लेकिन अब आपका जब B क्रॉस A में जाओगे तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, B1I + B2J, और C1 वेक्टर क्या हो जाएगा, A1I + A3J। ये तो कहानी पलट गई पूरी। कहानी पलट रही नहीं पलट रही है, क्योंकि वेक्टर्स ही बदल गए पोजीशंस पे। अच्छा, इनमें लेकिन फिर भी पूरे प्रोसेस में 2 वेक्टर सेम रहेंगे, वो कौन से? 2 एलिमेंट फिर भी सेम आएंगे। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है 2 एलिमेंट सेम आए? सोचो समझो, जोर लगाओ दिमाग पे, नहीं लग सकता, है ही नहीं दम। चलो, तो ए क्रॉस बी की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आप फील कर पा रहे हो ना कि जब आप ए क्रॉस बी कंप्यूट कर रहे हो, पिछले अपनी कॉपी को पलट कर देखो, पिछले वाले एग्जांपल को, जहां पे आपने R1 वेक्टर माना था, R1 क्या था, A1I + A2J। R1 का डॉट तुमने किससे लिया था, C1 क्या था, B1I + B3J। अच्छा, अब आपके पास B क्रॉस A में R1 क्या बन जाएगा, B1I + B2J। गॉट इट? और C1 क्या बन जाएगा, A1I + A3J। वो तो एलिमेंट्स ही चेंज हो गए। ये बात समझ आ रही है? तो अब आप किसी को मैथमेटिकली बता पाओगे A क्रॉस B और B क्रॉस A परस्पर भले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। एक तो लोग तर्क क्या देते हैं, अरे यार देख ले, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो B क्रॉस A तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैं चर्चा ये नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट भी करेगा तो भी जरूरी नहीं बराबर हो जाए। जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए, बराबर हो सकता है किसी केस में, लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए। ये बात फील कर पा रहे हो? क्योंकि एलिमेंट्स जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज हो चेंज हो रही हैं। गॉट इट? तो आप यहां लिख सकते हैं A क्रॉस B, आप कंप्यूट करके देख लोगे, एक बार कर लेते हैं फटाफट। चलो भाई, A क्रॉस B, ये देखो बच्चे मैं एंट्री लिखने जा रहा हूं, -1 4 इसके साथ किया तो -1 + 8 कितना आया, 7, -3 + 16 कितना हुआ, 13, 2 - 2 यानी 2 - 4 कितना हुआ, -2, 6 - 8 कितना हुआ,
यही आ रहा है जी। ये तो ए क्रॉस बी है, चलो बी क्रॉस ए कंप्यूट करते हैं। इसमें आप ए मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी -1 + 6 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? फिर 4 -6 -2 हो जाएगा। -2 + 8 6 हो जाएगा। एट -8 0 हो जाएगा। बताओ भाई, यही आ रहा है? चेक करो सभी साथी, बोलो जी, यही आ रहा है? पक्का? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को इन जनरल फॉलो नहीं करता है। बोलो सर, वो कब कब फॉलो करेगा, उसे देख लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कोई मैथमेटिकल रीजन पूछेगा तो आप बता दोगे, बोलना जो स्पेस में वेक्टर चूज किए थे भैया ना, वो रो और कॉलम वाले वेक्टर्स ही बदल गए, सभी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अलग आएगी ऐसे में, राइट? तो कोई कहे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस वजह से बराबर नहीं होते हैं कि हो सकता है बी क्रॉस ए एग्जिस्ट ही ना करे। बोलो, वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन अगर दोनों सेम ऑर्डर की हैं तब भी बराबर नहीं होंगे, राइट? आपके पास रीजन यहां पे है। अच्छा देखो, मैं यहां पे एक सवाल आपके लिए सेट करता हूं। जैसे मैं कहूं भाई, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, let A and B be two square matrices, two square matrices of same order, of same order, and if A क्रॉस B बराबर नल मैट्रिक्स, A क्रॉस B बराबर नल मैट्रिक्स, ये कैसे मैट्रिक्स है? नल। अच्छा, इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा? जो ए और बी का ऑर्डर है कि सेम ऑर्डर की है, तो क्रॉस का भी ऑर्डर सेम आने वाला है। देन अगर ऐसा है तो फर्स्ट पार्ट, ए must be null, B must be null, at least one of A/B will be null, both are null.
बोथ आर नल। एक और ऑप्शन कर लो ताकि तुक्का मार लो, नॉन ऑफ दीज। इसमें से क्या करेक्ट होगा बताओ? मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए इनमें? ऐसा एक ज्योमेट्रिकल रीजन बता सकते हो? यस यू आर राइट। देखो भाई, इनका कहना है कि इनमें से कोई बात सही नहीं है, जरूरी नहीं कि नल हो, कोई भी एक भी नल हो जरूरी नहीं है, मतलब ये नॉन ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। रीजन क्या है? जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल के तौर पे तुम्हें बताऊं, गौर करना मेरी बात। मैंने कहा यार आप ए और बी को दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मान रहे हो। मैं कहता हूं चलो ए को मान लेते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी को मान लेते हैं ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो मैं वाई एक्स प्लेन में ऐसे वेक्टर्स चूज करूंगा ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। पहले तुमने क्या लिखा था? R1 डॉट C1, राइट? तो देखो भाई यहां पे मैं जगह छोड़ देता हूं, ये नोट कर रखा है। यहां पे मैं दो मैट्रिक्स की एंट्री करने वाला हूं। देखो बच्चे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को मैं यहां लिखने वाला हूं। ये ए मैट्रिक्स है और दूसरी बी मैट्रिक्स है। देखो अब मैंने R1 और C1 चूज करना है। ये बात समझ आ रही है? R1 और C1 चूज करना कि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए। बताओ कैसे वेक्टर्स लिए जाएं? जैसे मान लिया एक वेक्टर मैंने मान लिया यहां पे इस लाइन ऑफ एक्शन पे है, ये देखो ऐसे, ये ओ ए वेक्टर है। देखो भाई मैं ए का पोजीशन लिख देता हूं यहां पे। ए का जो पोजीशन है ये सपोज 2,2 है, यानी वेक्टर क्या बनेगा? 2i + 2j, राइट? तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2,2 पुट कर देता हूं। कोई समस्या तो नहीं है? आप कॉलम वेक्टर्स भी चूज करना है। इसके नॉर्मल एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका डॉट जीरो आए, तो इसके नॉर्मल मैंने वेक्टर इधर ले लिया भाई। ये देखो ऐसे, ये ऐसे ले लिया बच्चे। ये वेक्टर मैंने इसके नॉर्मल ले लिया, 90 डिग्री पे लिया। मैग्नीट्यूड अलग कर लेते हैं। ये बी वेक्टर है, ये लाल है -3। अच्छी बात है भाई। ये कॉलम वेक्टर मैंने लिया। दोनों का डॉट जीरो है, मतलब आप जो भी वेक्टर चूज करो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। कॉलम वेक्टर इधर गया इस लाइन के अक्रॉस और रो इधर जा रहा है। चलो दूसरा रो वेक्टर लेते हैं। दूसरा रो वेक्टर मैंने इधर ले लिया ऐसे, ओसी वेक्टर। चलो इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, √11 लिख लेते हैं, इससे गंदा डेटा तो लगेगा नहीं कोई। √11, √11। बोल बच्चे हाँ या ना? इसी पे नॉर्मल इधर वेक्टर ले लेते हैं, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। यानी इधर जो वेक्टर आएगा इसको मैंने डी कह लिया, इसको मैंने कहा √π। इससे खराब डेटा तो नहीं लगेगा देखने में ना, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये ले लिया। तो ये सब अच्छा कैसे पता कि ये परपेंडिकुलर है? क्योंकि एक y बराबर x वाली लाइन के लॉन्ग है, दूसरा y बराबर -x वाली लाइन के लॉन्ग है, राइट? गॉट इट? चलिए तो अब दूसरा रो वेक्टर क्या होगा? √11। यहां पे क्या आएगा? √। बताओ भाई क्या a और b का प्रोडक्ट नल आ रहे? एक बार चेक कर लो अच्छे से, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है। देखो एक बार फटाफट अच्छे से देख लो। सबने देख लिया? अरे इतना मैथ नहीं करनी उल्लू। इसका इससे लिया, फिर इसका इससे लिया, सब जीरो हो रहा है। ये इसके साथ गया,
फिर ये इसके साथ आएगा। यानी यहां पे देखो ये दोनों नॉन नल मैट्रिसेस हैं और इनका प्रोडक्ट जो भी उस नल मैट्रिक्स आ रहे हैं। तभी मैंने वेक्टर वाली बात तुमको पहले बतला दी थी, क्योंकि जब वेक्टर स्पेस का पार्ट है तो उसी से फील कर पाओगे आप चीजों को। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो A और B में से कम कोई नल हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी। इधर मैं मैट्रिक्स को बहुत अच्छे चैप्टर में काउंट करता हूं, मतलब वो जो आप पहले पढ़ते थे वो अलग था, नजारा कुछ और आने वाला है। सुनने को लगा होगा पूरा तो ऐसे ही चैप्टर है, इसी तरीके का, ऐसा लगा था ना। क्योंकि आईसीएससी वाले थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। प्रोडक्ट था कि नहीं था? जल्दी नोट करो भाई। अच्छा, इस केस में बी ए बताओ, बी ए क्या होगा? क्या बी ए भी नल आ रहे हैं? चेक कर लिया सबने? तो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स में क्या देखा? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, राइट, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आउट ऑफ बॉक्स की बात करते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। अच्छा, मैं 3 क्रॉस 3 का भी ले सकता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बी मैट्रिक्स है, प्रोसेस सब में सेम होने वाला है। ये मान लिया -1 एंड 2 है बी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, तो ए क्रॉस बी आपका एग्जिस्ट करेगा। यहां पे मैट्रिक्स को कुछ अलग टेक्निक से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बोर्ड के लिए रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ठीक है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब तक हमने रो और कॉलम लिया, प्रोसेस ही बदल देते हैं, ऐसे नहीं करने वाले इस बार। अगर मैं a इंटू बी करूं, पहले लिख लेता हूं इसे, 1 2 3 4 -1 2। इसको आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, -1 का कॉलम कॉम्बिनेशन ले लो, आप ऐसे ले लो, -1 इंटू फर्स्ट कॉलम। कैन यू इमेजिन? ऐसे, एंड 2 सेकेंड कॉलम। एज यू नो कि कोई भी स्केलर आप बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कहीं सेम तो नहीं मिल रहे। होता भाई कभी भी एग्जाम में ऐसे तोड़ कर लिख दिया जाए, तो आप इससे अगर कभी ऐसा लिखा गया, आप यही चीज समझ लेंगे। कभी ऐसा अगर लिखा गया, इससे क्या समझेंगे? आपके पास 2 मैट्रिक्स रही होंगी, ये और ये, कई बार ऐसे उल्टा चलना बड़ा फायदेमंद हो जाता है। गॉट इट ना? और यहां पे लाल आएगा 4 8।
सो 4 माइनस 1 इज 3, 8 माइनस 3 इज 5। बोलो भाई यही आ रहा मल्टीप्लाई करने पे? अगर आप नॉर्मली a इंटू बी कैलकुलेट करते यही आएगा। गॉट इट? तो ये भी एक तरीका हो गया, इसे नोट करिए आप। मतलब कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एक हिसाब से अगर समझा जाए तो एल्गोरिथम है, समझ रहे हो ना, एल्गो है। चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई। इनमें हम बीच बीच पीएनसी के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, साथ साथ मैट्रिसेस में काउंटिंग के। बोलो सर ये तो ठीक था, अगर ये बी मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया जाता तो फिर कैसे करते? जरा ये भी आप बतला दो भाई साथ साथ। अगर बी मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया जाता तो फिर कैसे करते? 2 3 4 -1। अब बताओ कैसे मल्टीप्लाई करते? अब ये प्रोसेस कैसे करते? मेरा पहले वाला तो फिट है, आपको करना वैसे ही है, लेकिन जरा देखते हैं क्या ऐसे स्प्लिट कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हो कि ये रूल है, आप इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हो। कैसे करोगे बतला देता हूं। देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। आप इस पूरी मैट्रिक्स को पहले ये कॉलम दे दो, राइट, और उसके बाद फिर इस पूरी मैट्रिक्स को ये वाला कॉलम दे दो। गॉट इट? यानी कि इस तरीके से आपको करना है। ये मैट्रिक्स पहले हमने क्या किया, 1 2 3 4 को फर्स्ट कॉलम दिया, थ्री 4 को फर्स्ट कॉलम दे दिया। इसके बाद 1 2 3 4 को हमने सेकंड कॉलम दे दिया। गॉट इट भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हमने लिख दिया इनके साथ, यहां प्लस वगैरह नहीं लगाना है। अब सेम प्रोसेस, ये कॉलम इसके साथ जाएगा। बोलो लाल ये बात अच्छे से फील कर पा रहे हैं आप लोग? यानी 2 1 3 प्लस 4 2 4, 3 1 3 3 1 3 -1 2 4। आप इस तरीके से स्प्लिट कर दिए। गौर करना, उल्टा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उल्टा चलना। यहां से उल्टा चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा लिखा जाए आप यहां आओगे, समझ गए ना? यह पिक्चर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रिवर्स वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो बच्चे यहां पे क्या बनने वाला है, अब आप सीधे लिख सकते हैं 2 + 8 11, 6 + 16, 6 + 16 कितना होगा 22, 3 - 2 1, 9 - 4, देखो भाई क्या वही मिल रहा है? चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, वही मिलेगा। गॉट इट? अब तो आप किसी ऑर्डर पे काम कर पाओगे। प्रोसेस सेम है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपने बांटा कैसे है, 2 को पहला कॉलम दिया, गौर करो बच्चे, गौर करो, इस 2 को पहला कॉलम दिया, प्लस 4 को दूसरा कॉलम दिया, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर 3 को पहला कॉलम दिया, देन -1 को दूसरा कॉलम दिया।
वाओ, 3 क्रॉस 3 में सेम प्रोसेस, पहले को पहला, फिर ऐसे आप देते चलाओ कॉलम जो भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। गौर करना, ये एलिमेंट पहला कॉलम ले गया प्लस ये एलिमेंट दूसरा कॉलम ले गया, इसके बाद आगे चलते हैं, 3 पहला कॉलम ले गया, -1 दूसरा कॉलम ले गया। गॉट इट? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? पूरी बात क्रिस्टल क्लियर है भाई? चलो अब एक चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ गलत नहीं आएगा, मैंने कैलकुलेशन भले गलत कर दिया हो। अगर 10 आ रहा है तो यहां भी 10 ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट देखो, 2 + 8 कितना है? 10 ही है। अब कैलकुलेशन चेक करो लाल, यहां भी चेक कर लो ना, 2 + 8 ही तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेडन लिखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगली क्लास में कुछ इस पे सवाल करते फिर आगे चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन और ट्रेस वगैरह पे। अभी इसे फील कर लेते हैं भाई। अब गौर करो, ट्रेस का मतलब पहले समझ लेते हैं। ट्रेस का मतलब होता है मैट्रिक्स के मेन डायगोनल की एंट्रीज का सम। आपके पास सपोज कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, लाइक A1 A2 A3 A4। जब आप ट्रेस ऑफ ए बच्चे डिफाइन करते हो तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब मेन डायगोनल की एंट्रीज का सम। किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी गई हो उसमें मेन डायगोनल आना चाहिए। डायगोनल कब आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब हुआ A1 + A4। ट्रेस का मतलब मेन डायगोनल की एंट्री का सम, दिस इज ट्रेस। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी पूरी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या के मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालता हूं, सॉरी भाई, इसका सीधा सीधा मतलब है आप के इंटू ट्रेस ऑफ ए कर दो, राइट? आप स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आगे चलते हैं। अब मैंने कहा यार मेरे पास दो मैट्रिक्स ऐसे लिखी गई हैं, ए और बी के फॉर्म में, A + B, मुझे इसका ट्रेस निकालना है। तो क्या ट्रेस ऑफ A + B ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। बी मैट्रिक्स आप यहां पे ले लो, सपोज बी मैट्रिक्स है बच्चे, B1 B2 B3 B4। अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं, पक्की सी बात है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन डिफाइन होगा। जब आप ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट यहां A1 B1 होगा और यहां पे A4 B4, यानी ट्रेस की वैल्यू भी सेम रहेगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, ट्रेस ऑफ A - B, ट्रेस ऑफ A - B। क्या ट्रेस A माइनस ट्रेस B लिख सकते हैं? नो। कि लिख सकते हैं? पहले मैं लिख ही देता हूं, बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ट्रेस A - ट्रेस B लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं?
मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बच्चों जल्दी बता दो। पहला एलिमेंट क्या होगा, a1 माइनस b1 होगा और a4 माइनस b4 होगा। सम करोगे तो a1 प्लस a4 माइनस b1 प्लस b4 ही आ रहा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। राइट, गॉट इट। अब सवाल यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ट्रेस ऑफ a इंटू बी क्या ट्रेस ऑफ b इंटू ए के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। पहले मैं लिख देता हूं, यस। बोले यार ये तो प्रोडक्ट ही बराबर नहीं था, ट्रेस कैसे बराबर हो गए? कोई रीजन देना चाहेगा यहां पे? नहीं, ट्रेस ऑफ a इंटू बी मल्टीप्लाई है मैट्रिसेस और b इंटू ए, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए तो बराबर नहीं थे, क्या उनके ट्रेस बराबर होंगे? जरा मल्टीप्लाई करके आप देख लो, क्या यहां पे करामात होने वाली है। गौर करना, जब आप a इंटू बी कंप्यूट करते हो तो बच्चे यहां पे a1 b1 प्लस a2 b3 आता है। बाकी से तो हमें मतलब नहीं है, इस पे मैंने स्टार लगा दिया, यहां भी स्टार लगा दिया। अगला एलिमेंट लास्ट वाला, तो आप b2 b4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? a3 b2 प्लस a4 b4, ये a क्रॉस b है। अच्छा, जरा b क्रॉस a आप कंप्यूट करो। देखो वैल्यूज के जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ना वो सेम आ जाएंगे। अभी देखना, होता है a3 b2 यहां चला जाए, समझ गए ना? एडिशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा कंप्यूट करो आप लोग, सभी लोग b क्रॉस a निकालो। तुम लोग सब डॉक्टर जयकाल हो। ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो b1 a1 b2 a3, b1 a1 b2 a3। स्टार कोई मतलब नहीं, कोई हमें मेन डायगोनल की एंट्री का सम चाहिए। आगे चलते हैं, b3 a2 प्लस b4 a4 क्या सेम आ रहे हैं? प्लस b4 a4। बोलो क्या सही आ रहा है, गलत आ रहा है? जब आप क्यों बस इंडिविजुअल कुछ एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, गॉट इट ना? तो मेन डायगोनल की एंट्री का सम कभी अफेक्टेड नहीं होगा। ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आपके भरोसे छोड़ देता हूं, आप ट्राई करके ले आना कल घर से। देखो मेरे पास इतनी मैट्रिक्स हैं, ऐसे ए बी सी डी। देखो इतनी मैट्रिक्स लिख दी, शर्त क्या है? इन ए बी सी डी सबका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? गौर करो बच्चे, इतना नहीं, ट्रेस की ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि ट्रेस ऑफ ए बी सी डी ऑर्डर शुड बी फिक्स। ए बी सी डी बराबर ट्रेस ऑफ बी सी डी ए। इसका लॉजिक आपको बतलाना है, वैसे शायद कुछ को मिल भी गया हो। ट्रेस ऑफ सी डी ए बी, यहां सबसे आप काउंटिंग के सवाल यहां भी बना पाओगे, आपको लग भी रहा होगा। सी डी ए बी एंड ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ऑर्डर समझ आ गया ना? ऑर्डर अगर आप ऐसे चलते ऐसे चलते, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैंने यहां क्लॉकवाइज मार कर रखा है। सर तो भाई ये प्रोडक्ट वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं,
शर्त है ये प्रोडक्ट वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, बराबर ट्रेस ऑफ DABC। आगे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये भी खूबसूरत बात होती है। चलो तुम्हारे बुकलेट के रेंज से तो बहुत ज्यादा बातें यहां पे कर ली हैं। कोई तकलीफ तो नहीं रह गई? चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं।